लोग बात कर रहे थे आपका 115 यहां तक बात हुई थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अब 116 कह रहा इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, अतिधारण का प्रभाव। हम लोगों ने पट्टे की शुरुआत की थी, तो पट्टा एक संपत्ति का ऐसा अंतरण था जिसमें कब्जा और उपभोग ये ट्रांसफर हो रहा था। और कब्जा उपभोग किसके लिए? विनिर्दिष्ट अवधि के लिए। वो अवधि शाश्वत काल ये भी हो सकती है। और अगर किसी पट्टे में अवधि का उल्लेख ये नहीं था तो 106 इसके मुताबिक अवधि का निर्धारण ये किया जा रहा था। 106 पट्टों की अवधि का निर्धारण ये कर रही थी। इसका मतलब पट्टा ये जो संपत्ति का अंतरण है ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इसी के लिए होगा। ये टेनेंसी एट विल, इच्छाधीन अभिधृति, इस प्रकार की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। यद्यपि इंग्लैंड में है टेनेंसी एट विल, जैसे हम लोगों ने देखा था किसमें, पार्टनरशिप एक्ट। वहां पार्टनरशिप एट विल थी, इच्छाधीन भागीदारी। और दूसरी पार्टनरशिप थी निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो इच्छाधीन भागीदारी टेनेंसी एट विल ये ऐसी थी कि कोई भी भागीदार किसी भी समय अन्य भागीदारों को सूचना देकर इस पार्टनरशिप का अंत ये कर सकते थे। तो टेनेंसी एट विल इसका मतलब ये भी यही निकला कि ऐसी अभिधृति, ऐसी किराएदारी, अभिधृति अंग्रेजी का, वो हिंदी का शब्द है, टेनेंसी अंग्रेजी का शब्द है। और सामान्य भाषा में ठीक है टेनेंट यानी किराएदार। और हमने कहा था पट्टा भी किराएदारी ही है। इसे किराएदारी इसलिए नहीं कहते क्योंकि किराएदारी इसको विनियमित करने के लिए अलग से अधिनियम, ठीक है, ये विधायिका ने बना रखे हैं जिन्हें किराएदारी विनियमन ये कहते हैं। उत्तर प्रदेश वहां भी है। और वहां विशेष प्रकार के पट्टों को जो शहरी क्षेत्रों में आवासीय मकानों के संदर्भ में या व्यवसायिक स्थलों के संबंध में, जैसे दुकान, इसके संबंध में जो निर्मित होते हैं तो उनके निर्माण की प्रक्रिया, किराएदारी के बेदखल, ठीक है, किराएदार को बेदखल किए जाने की प्रक्रिया, और किराएदार अगर किराया भुगतान नहीं करता तो किराएदार से किराएदारी की को प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसको विनियमित करने के लिए विधायिका अलग से अधिनियम बना देती है। और सब जगह बनाए हैं उसने। इसलिए उस प्रकार की किराएदारी को पट्टेदारी से बाहर कर देते हैं और वो उन अधिनियमों से शासित होना ये शुरू हो जाती है। कुछ निश्चित प्रकार के पट्टे जिसमें भाटक ये एक निश्चित सीमा तक आरक्षित होता है, यानी एक निश्चित सीमा तक पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को दिया जाता है, वो अलग ढंग के उसे भी अलग कर देते हैं। वो लघुवाद न्यायालयों द्वारा संघीय, ठीक है, ये कर देते हैं। और शेष जो पट्टे बचते हैं उनके संबंध में टीपीए के प्रोविजंस ये लागू होते हैं। ये आपको कई बार बताया गया, ठीक है, लेकिन पट्टेदार को टेनेंट कहा यही जाएगा, ठीक है। तो टेनेंसी एट विल इस नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 105 जो पट्टे को डिफाइन करता है, ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में वही सीधे कहता है कि पट्टा क्या है, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कब्जे और उपभोग का अंतरण है, जो काहे के लिए, प्रतिफल, जिसे प्रीमियम या भाटक कहा जाएगा, और जो विनिर्दिष्ट अवसरों पर या कालावधि है, यानी पीरियडिकली
ये देय होगा किसके द्वारा? पट्टेदार के द्वारा पट्टाकर्ता को। और ये किस रूप में दिया जा सकता है? फसलों के अंश के रूप में, सेवा के रूप में, या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में। इस रूप में दिया जा सकता है। और ये निश्चित अवधि का ही होगा, टेनेंसी एट विल नहीं हो सकती। अगर निश्चित अवधि का नहीं तो 106 जो कहती क्या, तत्प्रतिकूल संविदा, स्थानीय विधि या प्रथा ये न हो तो फिर पट्टा कैसा होगा? कृषि या विनिर्माण के प्रयोजनों से, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, या फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट फॉर एग्रीकल्चर, फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ये वर्षानुवर्षी ये माना जाएगा। और अदरवाइज ये मासानुमासी ये माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि टेनेंसी एट विल हो। टेनेंसी एट विल मीनिंग देयर बाय किसी निश्चित समय की है ही नहीं। ऐसी टेनेंसी जिसका अंत कभी भी हो सकता है, जैसे मासानुमासी। अगर पट्टा मासानुमासी है तो उसका अंत कभी भी थोड़ा ही हो सकता। 15 दिन का नोटिस चाहिए भाई, 15 डेज नोटिस चाहिए। हां, इतनी सुविधा जरूर दी है कि आपने जो नोटिस दिया उसमें 15 डेज उल्लिखित नहीं किया, लेकिन मुकदमा ये आप 15 दिन बाद ही अगर लाए हैं तो मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े ऐसा नहीं होगा। उसे ठीक ही मानेंगे, लेकिन अगर 15 दिन से पूर्व ले आए तो फिर उसे इमेच्योर मानेंगे। यानी 15 डेज नोटिस जरूरी है। टेनेंसी एट विल ये नहीं हो सकती कि आज से आपका पट्टा खत्म, ये नहीं। 15 दिन आप नोटिस देंगे और उन 15 दिनों में पट्टा जारी है। उन 15 दिनों में पट्टा समाप्त नहीं हुआ और नोटिस, ठीक है, 15 दिन का आप देंगे तो ये आपकी मर्जी नहीं है कि जब चाहे पट्टा खत्म कर दो। 111 में से एक चीज होनी चाहिए तभी खत्म कर पाओगे, क्योंकि पट्टा खत्म करने के ग्राउंड्स हैं। ठीक है ना? कोई ऐसा तो है नहीं कि आपकी मनमर्जी जब चाहो पट्टा खत्म कर दो। और 15 डेज अगर ग्राउंड है भी तो भी 15 डेज तो पट्टा ही है। वर्षानुवर्षी समझ लिया गया तो 6 महीने का नोटिस चाहिए। इसका अर्थ यह निकला कि टेनेंसी एट विल इस नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। ठीक है? ऐसे ही अब एक स्थिति और है। पट्टा निश्चित अवधि का था, वो निश्चित अवधि बीत गई। अब दो बातें हो सकती हैं कि पट्टेदार पट्टाग्रस्त संपत्ति को छोड़ दे, एक स्थिति यह हो सकती है। और दूसरी स्थिति हो सकती है कि पट्टेदार, उन्हें खत्म हो गया होगा पट्टा, हम तो नहीं छोड़ते, और पट्टाग्रस्त संपत्ति को वो न छोड़े। तो पहली स्थिति रही तो कानून को कोई दिक्कत है ही नहीं, ना कानून को कोई समस्या, क्योंकि फिर तो पक्षकारों के मध्य की स्थिति है, उन्होंने खुद मामले को सुलझा लिया और कानून वहां तक तो हस्तक्षेप करता ही नहीं जहां तक दो लोगों में सहमति ये बनी हुई है। कानून तो तब हस्तक्षेप करेगा जब दो लोगों में सहमति नहीं है, क्योंकि दो लोगों में असहमति की दशा में ही अशांति की संभावना होगी, और जब अशांति की संभावना होगी कानून तभी हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि कानून का जन्म ही समाज में शांति की स्थापना के लिए हुआ है। और शांति विकास की पहली जरूरत है। शांति, विकास और प्रगति इसके लिए सबसे आवश्यक स्थिति है। इसीलिए कहा जाता है कि शांति वैकल्पिक नहीं है, शांति का कोई विकल्प नहीं है। विकल्पों पर चर्चा होती है कि भाई ये विकल्प चुना जाए या ये विकल्प चुना जाए,
वैकल्पिक नहीं है शांति। शांति एक आवश्यकता है और आवश्यकताओं पर कोई चर्चा नहीं होती, वो तो पूर्ति होनी ही चाहिए। आवश्यकताओं की आपूर्ति, इससे इनकार कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आवश्यकताओं के बिना जीवित ही नहीं रहा जा सकता। विकल्पों पर चर्चा हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन आवश्यकताओं पर कोई चर्चा ही संभव नहीं। और शांति एक आवश्यकता है, इसकी आपूर्ति समाज में होनी ही चाहिए। ये वैकल्पिक नहीं है, किस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए युद्ध भी होता है तो काहे के लिए? शांति की स्थापना के लिए। युद्ध अंतिम विकल्प है, यानी शांति स्थापित करने के जब कोई मार्ग न बचे तब युद्ध का मार्ग इसे अपनाते हैं। लेकिन युद्ध भी काहे के लिए? शांति के लिए। और इसीलिए भारत में युद्ध की कल्पना ये युद्ध के रूप में नहीं है, धर्म युद्ध के रूप में है। क्योंकि ये काहे के लिए हो रहा है? मानव कल्याण के लिए। भाई युद्ध काहे के लिए हो रहा है? मानव कल्याण के लिए, क्योंकि मानव कल्याण किसमें निहित है? शांति में। और शांति की स्थापना के लिए युद्ध ये करना है। क्यों? एक पक्ष है वो कुछ मानने को ही तैयार नहीं है, वो किसी सिद्धांत को मानता नहीं, उस पक्ष को नष्ट किए बिना काम ही नहीं चल सकता। इसलिए उस पक्ष को नष्ट करने के लिए युद्ध। इसीलिए महाभारत को क्या कहते हैं? धर्म युद्ध। ठीक है, वो खाली युद्ध नहीं है, और खाली युद्ध ये खराब है। यानी कोई शासक सिर्फ अपनी वृत्तियों को, अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए युद्ध कर रहा है, वो अधर्मी है। इसीलिए रावण को अधर्मी कहते हैं। वो किसी शांति की स्थापना के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, वो अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए युद्ध कर रहा है। और राम, ठीक है, जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है। कोई लंपट किसी की स्त्री को हर ले जाए तो उसे जीवित रहने का हक नहीं है। इसलिए राम धर्म युद्ध कर रहा है, रावण धर्म युद्ध नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए राम धर्म के पक्षधर है और रावण धर्म का पक्षधर नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कानून शांति इसकी स्थापना के लिए बना है। तो अगर दो पक्षों में कोई अशांति है ही नहीं, कोई असहमति नहीं, तो फिर आखिर कानून हस्तक्षेप क्यों करे? पट्टे की अवधि समाप्त, पट्टेदार ने पट्टा छोड़ दिया, कानून को कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत तो वहां पैदा होगी जब पट्टे की अवधि खत्म और पट्टेदार पट्टाग्रस्त संपत्ति का कब्जा फिर भी प्रति अंतरित, यह पट्टाकर्ता को नहीं कर रहा। ये किसी भी ढंग से आप किसी संपत्ति के कब्जे में आ गए और आपका वह हक जो आपको उस संपत्ति का कब्जा धारित करने योग्य बना रहा था, वह हक खत्म हो चुका है। फिर भी आप संपत्ति का कब्जा नहीं छोड़ते। दिक्कत वहां है, आप संपत्ति के भोग बंधकदार थे, आपका बंधक दम चुक गया। कायदे में आपको प्रति अंतरित कर देना चाहिए उस संपत्ति का कब्जा जिसे आपने भोग बंधकी के नाते प्राप्त किया था। आप नहीं कर रहे हैं। समस्या यहां है। तब धारा 62, ठीक है, टीपीए ये कहती है कि वो बंधक करता जो भोग बंधक का, ठीक है, बंधक करता है, यदि कब्जा भोग बंधकी द्वारा उसे वापस न हो बंधक धन चुकने के बाद भी, तो उसे हक होगा कि वो कब्जे का प्रत्युद्धरण ये कर ले। कानून यहां पर मार्ग ये देगा। ये पट्टेदार है जो पट्टा इसकी अवधि खत्म होने के बाद भी ये पट्टाग्रस्त संपत्ति को धारित करता है। अब फिर दो पोजीशन हो सकती है। एक, इसने पट्टाग्रस्त संपत्ति को धारित कर रखा और पट्टाकर्ता भी सहमत हो गया
ठीक है, पट्टाकर्ता भी सहमत हो गया। भाई समाज में रिश्ते ये विकसित होते हैं। अरे आप जानवर पाल लेते हैं, उससे प्रेम हो जाता है। ये तो पट्टेदार है, आदमी है। ठीक है, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच एक निश्चित अवधि की पट्टेदारी ये निर्मित हुई, वो निश्चित अवधि समाप्त हो गई। लेकिन दोनों के बीच संबंध इस प्रकार के निर्मित हो गए कि विवाद दोनों के बीच नहीं है। ठीक है, आप बैंक से लोन लेते हैं, ड्यू टाइम आपने किस्तें जमा कर दी, सारी चीजें हो गई, तो कहते हैं आपकी सिविल अच्छी है, और बैंक फिर प्रपोज करता है आपको कि आपको कोई और जरूरत हो तो भाई हम तैयार हैं, और आपने पहली बार लोन लेने में जितनी कठिनाइयां उठाई थी अब की नहीं उठानी पड़ती, बैंक फट से लोन कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी सिविल अच्छी है, आपकी ख्याति अच्छी है, बैंक भी आपसे संव्यवहार ये कर रहा है, आप दोनों के बीच बेहतर संबंध है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही है पट्टेदार, पट्टे की अवधि खत्म हो गई, लेकिन दोनों के बीच बेहतर संबंध निर्मित हो गए, दोनों के बीच बेहतर समझदारी निर्मित हो गई। मेरा भी ठीक है, मेरी भी अचल संपत्ति है, मेरी भी स्थावर संपत्ति है, फालतू पड़ी रही, हम तो किसी न किसी को पट्टे पर देंगे ही। अवधि समाप्त हो गई, हो जाने दीजिए, आपसे संबंध बेहतर हो गए, ठीक है, आप ही प्रति माह में किराया देते रहे, या जो भी स्थिति, जिन अवसरों पर, विनिर्दिष्ट अवसरों पर या कालावधीय रूप से, यही तो आप प्रीमियम या भाटक का भुगतान करते होंगे, आप करते रहे, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन कोई संविदा पट्टे की अभिव्यक्त रूप से हम लोगों के बीच नहीं हुई। ठीक है, आपने होल्डिंग ओवर उस संपत्ति का कर लिया है, ठीक है, जो पट्टे के तौर पर आपके पास थी, ये स्थिति होल्डिंग ओवर कहलाती है। ठीक है ना, यहां पर तो कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि पट्टाकर्ता की सम्मति है। अब एक स्थिति और हो सकती है, वो स्थिति कौन सी है कि पट्टाकर्ता ये असहमत है, पट्टाकर्ता सहमत नहीं है, फिर भी आप उसकी संपत्ति में, ठीक है, खाली नहीं कर रहे हैं, विनिर्दिष्ट अवधि बीत जाने के बाद भी पट्टेदार के रूप में, यह स्थिति होल्डिंग ओवर की नहीं है। ठीक है, आपको अतिधारण द्वारा, ठीक है, जो धारा 116 में वर्णित है टीपीए में, उसके द्वारा उस संपत्ति का पट्टेदार मान लिया जाए, नहीं माना जाएगा। क्यों? आप पट्टाकर्ता सहमत नहीं है, लेकिन क्या आप अतिचारी हैं? ये फिर आपकी कानूनी हैसियत क्या है? ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो ट्रेसपासर तो कम से कम आप नहीं है, अतिचारी नहीं, क्योंकि आज अतिचारी वो व्यक्ति है जिसके, जो संपत्ति पर जब अपना कब्जा प्रारंभ करता है तो कब्जे के प्रारंभ के बिंदु पर ही उसका कब्जा अवैध होता है। आपके कब्जे के प्रारंभ के बिंदु पर आपका कब्जा अवैध नहीं था, कहां था? तब तो आप पट्टेदार थे, पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, आपने खाली नहीं किया, ठीक है, ये अब आपका कब्जा अवैध हुआ, लेकिन फिर भी आप अतिचारी मान लिए जाए, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अतिचारी में तो दोनों चीजें चाहिए। कब्जा जिस बिंदु पर प्रारंभ हुआ था उसी बिंदु पर आपका कब्जा अवैध होना चाहिए था, और आज के बिंदु पर भी आपका कब्जा अवैध होना चाहिए, ये तो है नहीं। इसलिए अतिचारी तो आपको नहीं मान सकते। इसे एक विशेष टर्म है, अननुज्ञात अभिधृति, टेनेंसी एट सरफरेंस शायद कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी SURFRENCE ऐसे करके आता है, इसका उच्चारण जिस रूप में होता हो, ठीक है, लेकिन यह अननुज्ञात अभिधृति,
ये सामान्य शब्दों में कहें तो ऐसी अभिधृति जिसे पट्टाकर्ता ने अलाउड नहीं किया है, क्योंकि अनुज्ञात अलाउड है, ठीक है, और अननुज्ञात यानी जो अलाउड नहीं है, ऐसी अभिधृति ये मानी जाएगी कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चूंकि ये अनअलाउड अननुज्ञात अभिधृति है, ठीक है, टेनेंसी एक्ट सरफरेंस है, ठीक है, इसलिए इस पर टेनेंसी यानी पट्टे की जो विशेषताएं वो तो लागू नहीं हो सकती। यानी इस टेनेंसी को समाप्त करने के लिए 15 दिन या 6 महीने का नोटिस देना पड़े, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इसे अतिचारी भी नहीं मानेंगे, ये अतिचारी भी नहीं है और ये पट्टेदार ये भी नहीं। इसके लिए एक विशेष शब्द है अननुज्ञात अभिधृति, टेनेंसी एट सरफरेंस, और ये किसी भी क्षण समाप्त की जा सकती है, किसी भी क्षण। वैसे ही जैसे टेनेंसी एट विल थी, खत्म तुम्हारी टेनेंसी, अब खत्म, ठीक है, और उसके बाद मुकदमा ला के आपको बेदखल कर दिया। इस बीच अगर कोई मध्यवर्ती लाभ है, सीपीसी की भाषा में, ठीक है ना, तो वो आपको देने पड़ेंगे आपको, यानी उस व्यक्ति को जो टेनेंसी एक्ट सरफरेंस इसमें बना हुआ है, ठीक है, ये स्थिति। लेकिन अगर ये हो कि पट्टाकर्ता भी सहमत हो गया, पट्टाकर्ता भी सहमत हो गया, पट्टे की अवधि खत्म, लेकिन पट्टाकर्ता भी सहमत है और पट्टाकर्ता की सम्मति से आप पट्टाग्रस्त संपत्ति के कब्जे में बने हुए, तो आपने पट्टे को अतिधारित ये किया है, ये माना जाएगा। और यहां पर आप अतिचारी भी नहीं हैं और साथ ही साथ आपकी पट्टेदार की जो हैसियत है ये भी बची हुई है। आप पट्टेदारी की हैसियत को अतिधारित कर रहे हो, अतिधारित क्योंकि धारित तो जिस समय में कर रहे थे वो समय बीत गया है। अब समय बीत जाने के बाद एक स्थिति यह हो सकती है कि एक्सप्रेसली रिन्यूअल पट्टे का ये होता, और रिन्यूअल होता तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट पट्टे के लिए यह आता, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दोबारा तय होते, ये होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पट्टाकर्ता भी ये सहमत हो गया, तो जब दोनों पक्षों में सहमति है तो कानून को कोई समस्या हो ही नहीं सकती, और जब कानून को कोई समस्या नहीं तो हम ये मान लेंगे कि मानो पट्टा एक्सटेंड हो गया, यानी एक लीगल फिक्शन आएगा, ठीक है, एक विधिक कल्पितार्थ आएगा। और इस विधिक कल्पितार्थ या लीगल फिक्शन को सबसे पहले पहचाना किसने था? हेनरी मेन ने कहा था कि समाज, ठीक है, किससे संविदा से प्रास्थिति की ओर संचलन ये करता है, ठीक है, वो समाज को दो भागों में बांटते हैं, एक प्राथमिक समाज है उनके हिसाब से और दूसरा विधिक समाज है। वो कहते दोनों समाज नियमों से शासित होते हैं, ऐसा नहीं होता कि प्राथमिक समाज के पास नियम ना हो, प्राथमिक समाज के पास भी नियम होते हैं, नियम यानी कानून, और विधिक समाज जिसके पास भी कानून होता है। लेकिन फिर प्राथमिक समाज और विधिक समाज में अंतर क्या है? तो कहते हैं प्राथमिक समाज में नियम होते हैं लेकिन विधायन की टेक्निक नहीं होती, ठीक है, मिथक और कल्पितार्थ ये नहीं होते, और जबकि विधिक समाज में कल्पितार्थ होते हैं। कानून कुछ चीजों को जो वास्तव में नहीं है लेकिन वे हैं ऐसा मान लेता है, और उसकी इस मान्यता के आधार पर कानूनों का निर्माण ये होता है। यहां भी कल्पितार्थ ये मान लिया जाएगा कि मानो पट्टेदार और पट्टाकर्ता इसके बीच पट्टा रिन्यू हो गया है, ऐसे मान लिया। तो रिन्यू हो गया तो क्या सारी शर्तों के बारे में रिन्यू हो गया? यानी भाई रिन्यू हो गया तो इसका मतलब पिछला पट्टा अगर 5 वर्ष का था तो ये वाला पट्टा भी 5 ही वर्ष का मानेंगे क्या?
अब समस्याएं फिर पैदा होना शुरू। किराए की रकम क्या वही रहेगी? मान लीजिए पिछले पट्टे में दोनों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट ये भी था कि किराए की रकम आदि को लेकर या किसी पट्टे की शर्त के भंग के संबंध में अगर दोनों पक्षों में कोई विवाद होता है तो न्यायालय जाने से पूर्व किसी मध्यस्थ उससे पंचायत कराने की कोशिश यह होगी। और मध्यस्थ उसकी नियुक्ति वगैरह किसमें होती है? इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट, वो एक अलग अधिनियम है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था ये थी। तो क्या ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रिन्यू मान ली जाए? ये माना जाए पट्टा रिन्यू हो गया, ठीक है ना, पट्टा करता और पट्टेदार दोनों सहमत। तो इस संबंध में यह कहा गया कि अगर रिन्यू मान लेंगे तो फिर रिन्यूअल और अतिधारण में फर्क ये क्या बचेगा भाई? अल्टीमेटली रिन्यूअल और अतिधारण इसमें कोई अंतर ये तो होना चाहिए। तो मानेंगे ये कि इस प्रकार की शर्तों को छोड़कर जो मध्यस्थ आदि की नियुक्ति के संबंध में है और अवधि के संबंध में जो शर्त लगी थी, जैसे पिछला पट्टा 5 साल का था, इनको छोड़ने के बाद शेष शर्तें रिन्यू हो गई हैं ऐसे मान लीजिए। मतलब जैसे मकान की प्रकृति आप नहीं बदलेंगे, निश्चित इस दिनांक को आप किराए की रकम ये अदा करेंगे, किराए की यानी प्रीमियम या भाटक जो भी, वो सारी चीजें आप देंगे, ये शर्तें रिन्यू हो गई हैं ऐसे मान लीजिए। और शेष पट्टा अवधि के संबंध में किस प्रकार से माना जाए उसके संबंध में 106 आ जाएंगे। यानी पट्टा अगर कृषि या विनिर्माण के प्रयोजनों से है तो वो वर्षानुवर्षी, और अन्य किसी प्रकार का है तो मासानुवर्षी, ठीक है। और अतिधारण का लाभ ये पट्टेदार को क्या होगा? वो ये होगा कि अगर पट्टाकर्ता पट्टेदार को निकालना चाहे तो ऐसे नहीं निकाल पाएगा क्योंकि अतिधारण मान लिया गया, ठीक है ना, वर्षानुवर्षी या मासानुमासी मान लिया गया। तो फिर नोटिस की वही आवश्यकताएं फिर आ गई। अब अगर आप पट्टेदार को निकालना चाहते हैं तो 6 महीने, ठीक है, 15 दिन और 111 में से किसी एक स्थिति का होना ये आवश्यक हो गया। तो अतिधारण इसने एक स्थिति पैदा कर दी जो पट्टेदार के लिए लाभदायक है। लेकिन हमेशा पट्टेदार अपने आप पट्टे की अवधि के समाप्त होने के बाद अगर पट्टा की संपत्ति में बना रहे तो अतिधारण द्वारा वो पट्टे को धारित कर लिया, ये मान कर रहा है, ये मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए पट्टाकर्ता की सहमति ये जरूर चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप तो नहीं माना जाएगा। ऐसे तो लोग कब्जे ही करके बैठ जाएंगे दूसरों की संपत्ति पर पट्टा खत्म होने के बाद, ठीक है। तो माना नहीं जाएगा, माना तभी जाएगा अतिधारण के द्वारा पट्टेदार वो जबकि पट्टाकर्ता भी इसके लिए सहमत हो जाए। और पट्टाकर्ता की यह सहमति अभिव्यक्त हो सकती है, विवक्षित हो सकती है। विवक्षित हमने कई बार कहा, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द क्या, इंप्लाइड। और ये क्या ध्वनित करता है? ये ध्वनित करता है जब आप आचरण के माध्यम से, कंडक्ट के माध्यम से किसी काम के प्रति या किसी तथ्य के प्रति अपनी सम्मति ये दर्शित कर देते हो तो ये कहा जाता है आपने इंप्लाइडली कंसेंट दे दिए। उसने पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी खाली करने के स्थान पर पट्टाग्रस्त संपत्ति का भाटक या प्रीमियम ये आपको अदा किया और आपने ले लिया, प्रतिग्रहित किया। तो फिर इसका मतलब है कि अतिधारण से आप सम्मत हो गए, आपका कंडक्ट ये शो कर रहा है। अब वो अतिधारण के माध्यम से पुनः पट्टेदार की हैसियत में आ गया। हां, अवधि पिछले पट्टे जैसी उसे मिले ये नहीं है, वो वर्षानुवर्षी या मासानुमासी वो समझा जाएगा। और आप निकाल अब उसे उसी तरीके से सकते हैं 15 डेज या 6 मंथ का नोटिस। ये अतिधारण है, ये होल्डिंग ओवर है, ठीक है। और ये 116 में है। अब देखें 116 क्या कहता है।
अतिधारण का प्रभाव, ये कहता है मार्जिनल नोट, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। अतिधारण यानी समय अवधि, इसके बीतने के बाद भी वो पट्टे को धारित किए हुए है, पट्टे को धारित किए हुए है। इसका मतलब उसमें पट्टेदारी की हैसियत उसकी बनी हुई है, पट्टे को धारित किए ना। अगर पट्टेदारी हैसियत नहीं है तो फिर पट्टे को कहां धारित किया है, फिर तो संपत्ति पर कब्जा बनाए हुए ये है। ठीक है, कानून में शब्दों का ही तो खेल है। आप शब्द का अर्थ अपने मन से थोड़े लगा सकते हैं। शब्द जिस संदर्भ के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, शब्द का वही अर्थ ये लगाया जाएगा कानून में। ठीक है, तो यहां कहता है अतिधारण का प्रभाव, यदि संपत्ति का पट्टेदार या उपपट्टेदार, ठीक है, यदि संपत्ति का पट्टेदार या उपपट्टेदार को अनुदत्त पट्टे के पर्यवसान के पश्चात उस पर अपना कब्जा बनाए रखता है, यानी पट्टेदार या उपपट्टेदार पट्टे के पर्यवसान के, पट्टा रिवोक हो गया है, उसके बाद भी उस पर अपना कब्जा बनाए रखता है, और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उपपट्टेदार से भाटक प्रतिग्रहित करता है। ठीक है, इसका मतलब कंडक्ट से आपने उसे पट्टेदार मान लिया है। ठीक है ना, भाटक प्रतिग्रहित करता है या कब्जा बनाए रखने के लिए अन्यथा उसको अनुमति देता है। भाटक प्रतिग्रहित नहीं करता, फिर भी अपने किसी काम से लिखित या मौखिक उसे कब्जा बनाए रखने की अनुमति ये दे देता है। ठीक है ना, ये दे देता है। तो तत्प्रतिकूल करार के अभाव में, तत्प्रतिकूल करार के अभाव में पट्टा धारा 106 में यथाविनिर्दिष्ट उस प्रयोजन के अनुसार जिसके लिए संपत्ति पट्टे पर दी गई थी, ठीक है, उस प्रयोजन के मुताबिक, यानी कृषि या विनिर्माण के प्रयोजन से दिया गया था या अन्य किसी प्रयोजन से दिया गया था, उस प्रयोजन के अनुसार जिसके लिए संपत्ति पट्टे पर दी गई थी, वर्षानुवर्ष या मासानुमास के लिए नवीनीकृत हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली नवीनीकृत हो जाता है तत्प्रतिकूल करार के अभाव में। ठीक है, अगर तत्प्रतिकूल करार है तो यह माना जाएगा कि करार के मुताबिक, यानी अतिधारण अगर होगा, उन्होंने कहा कि अतिधारण अगर हुआ तो 11 महीने की किराएदारी मानी जाएगी, तो वर्षानुवर्षी नहीं माना जाएगा, 11 महीने का माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अतिचारी उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, दृष्टांत देखें, कहता का एक ग्रह खा को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर देता है। खा व ग्रह को 100 रुपए मासिक भाटक पर उपपट्टे पर देता है। 5 वर्ष का अवसान हो जाता है, किंतु गा ग्रह पर कब्जा बनाए रखता है और का को भाटक देता है। गा का पट्टा मासानुमास नवीनीकृत हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर मासानुमासी था। ठीक है, और मासानुमासी ना भी होता तो उस प्रयोजन के मुताबिक, जिस प्रयोजन के मुताबिक पट्टे पर दिया गया था, ठीक है, नवीनीकृत हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर कहता है खाकों का एक फार्म गा के जीवन पर्यंत के लिए पट्टे पर देता है। ठीक है, खाकों का एक फार्म गा के जीवन काल के लिए पट्टे पर देता है। गा की मृत्यु हो जाती है, किंतु का की अनुमति से खा कब्जा बनाए रखता है। खा का पट्टा वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होता रहता है। ठीक है ना, तो उसी प्रयोजन से, जिस प्रयोजन से दिया गया था, उसी प्रयोजन से रिन्यूअल हो गया, ऐसा मान लिया जाएगा। ये 116 हुआ। 117 जो कृषि संबंधी पट्टे, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल पट्टे हैं, जैसे, ठीक है, जमीन लोग पट्टे पर लेते थे, ठीक है ना, आज भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ निश्चित प्रकार के भूमिधरों की, सारे भूमिधरों की जमीन आज पट्टे पर नहीं ली जा सकती। अगर आप स्वस्थ, सक्षम, समर्थ भूमिधर है और अपनी भूमि पट्टे पर देंगे तो आपका हित समाप्त हो जाएगा उस भूमि में से। लेकिन कुछ निश्चित प्रकार के भूमिधर हैं जिन्हें पट्टे पर अपनी जमीन देने का हक ये होता है। ठीक है, तो कृषि संबंधी जो पट्टे हैं वे, कहते कृषि प्रयोजन वाले पट्टों को छूट, कहता है इस अध्याय के उपबंधों में से कोई भी उपबंध कृषि प्रयोजनों वाले पट्टों को वहां तक के सिवाय लागू नहीं होता जहां तक कि राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषित कर दे कि ऐसे सब उपबंध या उनमें से कोई उपबंध, ऐसे सब पट्टों या उनमें से किसी के विषय में तत्समय प्रवक्त स्थानीय विधि के यदि कोई हो, उपबंधों के सहित या अध्ययन लागू होंगे।
ठीक है, ऐसी सूचना तब तक प्रभाव में ना आएगी जब तक उसके प्रकाशन की तारीख से 6 मास का अवसान ये ना हो जाए। कृषि संबंधी पट्टे, यद्यपि ये कहा गया कृषि और विनिर्माण के संबंध में प्रयोजन से अगर तो वर्षानुवर्षी समझा जाएगा, लेकिन कृषि संबंधी पट्टे अवधि के संबंध में, ठीक है, ये रहेंगे। बाकी कृषि संबंधी पट्टों को इस अध्याय के उपबंध ये लागू हो या न हो, इसके संबंध में राज्य सरकार ये निर्णय ले सकती है। 1882 में जब यह अधिनियम बना तो कृषि संबंधी पट्टों को भी पट्टों की साधारण विधि जो उस समय प्रचलन में थी वो लागू होती रही, लेकिन इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी हो जाने के बाद कृषि संबंधी पट्टों के विषय में इस अध्याय के उपबंध लागू होंगे या नहीं होंगे यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। राज्य सरकार चाहे तो ये सारे उपबंध कृषि संबंधी पट्टों को लागू कर दें और चाहे तो इनमें से कोई एक या एक से अधिक कृषि संबंधी पट्टों को लागू कर दें, क्योंकि कृषि संबंधी पट्टे जो होते हैं वो भूमि विधियों के अंतर्गत होते हैं। और भूमि विधि पहली बार आपका ये यूपी जडई पारित हुई हो ऐसी बात नहीं है। ब्रिटिश पीरियड में भी रेंट अवध का रेंट एक्ट, यूपी टेनेंसी एक्ट, यूपी काश्तकारी अधिनियम, ये सारे एक्ट अस्तित्व में थे और इन्हीं के मुताबिक, ठीक है, भूमि में अधिकारों का न्याय निर्णय ये होता था। तो कृषि संबंधी पट्टों को छूट ये 117 के माध्यम से मिली हुई है, वो आज भी कंटिन्यू है। आज भी कृषि संबंधी पट्टे वही होते हैं, ठीक है, जो भूमि विधियां हैं। इसलिए ये आपका पट्टा समाप्त। अब संपत्ति का एक और अंतर जिसे विनिमय इस नाम से जानते हैं। और विनिमय क्या है? वस्तु का वस्तु के बदले। विक्रय क्या है? विक्रय है कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। यहां क्या होगा? स्वामित्व का अंतरण होगा किंतु वस्तु के बदले, ठीक है, वस्तु के बदले स्वामित्व का अंतरण। दोनों तरफ से वस्तुएं दी जाएंगी और जो आदान प्रदान होगा, ठीक है, वो जिन दो व्यक्तियों के मध्य होगा, वे संबंधित वस्तुएं जिनका आदान प्रदान किया गया है उन वस्तुओं के स्वामी समझे जाएंगे, लेकिन वे दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कीमत या किसी प्रकार का कोई पैसा ये अदा नहीं करेंगे। इसी को विनिमय कहेंगे। देखिए 118 क्या कहता है? विनिमय की डेफिनेशन, विनिमय की परिभाषा, एक्सचेंज डिफाइंड, कहता है जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं। जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व परस्पर यानी एक दूसरे से किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है, यह दोनों चीजें केवल धन है, तब वह संव्यवहार विनिमय कहलाता है। यानी दो व्यक्ति परस्पर किसी एक वस्तु का स्वामित्व यह अंतरित कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्वामित्व किस चीज के बदले अंतरित कर रहे हैं? ठीक है, धन के बदले नहीं, धन के बदले नहीं, बल्कि दूसरी वस्तु के बदले ये अंतरित कर रहे हैं। कहता है जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं। विक्रय में क्या होता था? कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण होता था। यहां एक वस्तु का स्वामित्व दूसरी वस्तु के बदले ये ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसे विक्रय नहीं कह सकते। विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, ये कीमत के बदले नहीं है, ये वस्तु के बदले स्वामित्व का अंतरण है। और दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु धन नहीं है, केवल धन नहीं है, क्योंकि धन अगर है एक वस्तु, भाई धन को भी तो वस्तु कहेंगे, धन को व्यक्ति ये तो नहीं कह देंगे, धन भी है तो वस्तु। और धन के बदले अगर
एक वस्तु ये ट्रांसफर हो जाए तो विक्रय है। इसलिए उसने कहा कि या तो दोनों वस्तुएं धन हो तो विनिमय है, ये दोनों वस्तुओं में से एक ये धन ना हो तो विनिमय। ठीक है, धन भी वस्तु है, धन व्यक्ति नहीं है, जैसा ही है। लेकिन चूंकि अगर एक वस्तु धन है और एक वस्तु धन के अलावा कोई और वस्तु है, और उस वस्तु का जो धन के अलावा वस्तु है उसके स्वामित्व का अंतरण, इस वस्तु के बदले जो धन है हो जाए तो ऐसे संव्यवहार को विक्रय कहते हैं। ठीक है, तब ऐसे संव्यवहार को क्या बोलते हैं? विक्रय। पीछे पड़ के, और विक्रय विनिमय से अलग करना है, इसलिए डेफिनेशन यही हो सकती है कि विनिमय तब है जबकि वस्तु का विनिमय, वस्तु का स्वामित्व वस्तु के बदले ट्रांसफर हो, लेकिन उन दोनों वस्तुओं में से दोनों वस्तुएं या तो धन हो, या तो दोनों वस्तुएं धन हो, और या केवल एक उन दोनों वस्तुओं में से धन न हो, यही कहा जा सकता है। क्योंकि फिर हम दोहराएंगे कि यह सही है कि धन भी व्यक्ति नहीं है, धन भी वस्तु है, लेकिन दो वस्तुएं जिनमें से एक वस्तु है, ठीक है, धन के अलावा, और एक वस्तु है धन, अगर इनका स्वामित्व परस्पर अंतरित हो जाए तो यह कहा जाएगा कि एक वस्तु उसका स्वामित्व अंतरित हुआ है दूसरी वस्तु के बदले, लेकिन दूसरी वस्तु धन है। फिर इस संव्यवहार को विक्रय कहा जाता है टीपीए की भाषा में, क्योंकि फिर वो धन कीमत का स्वरूप ये ग्रहण कर लेगा, फिर तो वो कीमत बन जाएगा, और फिर तो ये कहा जाएगा कि कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण ये हुआ है। ट्रांसफर काहे के बदले? कीमत के बदले, फिर तो वो विक्रय है। विनिमय कहां बचा? विनिमय को हमें विक्रय से अलग करना होगा। तो विनिमय विक्रय से अलग तभी होगा जबकि ऐसी दो वस्तुओं के बीच, ठीक है, ओनरशिप का ट्रांसफर हो, जो दोनों वस्तुएं या तो धन हो या तो दोनों वस्तुएं धन हो। ठीक है, तब दो वस्तुओं का स्वामित्व अंतरित हुआ है जो दोनों वस्तुएं धन है, जबकि विक्रय में क्या होना चाहिए? एक वस्तु और एक धन। ठीक है, यहां दोनों वस्तुएं धन हो गई, तो इसलिए भी ये विक्रय से अलग हो गया। और यह दोनों वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जिनमें से कोई एक वस्तु धन ना हो, यानी दोनों ऐसी वस्तुएं हो, ठीक है, जो धन नहीं है, ये दोनों ऐसी वस्तुएं जो धन है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक वस्तु, ठीक है, ये धन के अलावा वस्तु हो और एक वस्तु धन के रूप में वस्तु हो, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये विक्रय है, फिर ये विनिमय नहीं है। ठीक है, अच्छा, धन, एक चीज और समझ लें, आप लोग केवल धन, करेंसी नोट इन्हें मानते हैं। जब धन कहा जाता है तो आपके कॉन्सेप्शन में जो चीज उभरती है, ठीक है, आपकी संकल्पना में जो चीज, हमने जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाते हैं तो संकल्पना इस शब्द का अर्थ बताते हैं, कॉन्सेप्ट इस शब्द का अर्थ बताते हैं कि कॉन्सेप्ट किस शब्द को कॉन्सेप्ट कहा जाता है, क्योंकि शब्द अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट और शब्द एक चीज नहीं है। ठीक है, और आपसे कहा जाए कॉन्सेप्ट क्या होता है तो आप मुंह फैला देने के अलावा कुछ नहीं जानते। वही हम कहते हैं कि आपको ये मालूम भी नहीं होता कि हमें मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है। कॉन्सेप्ट का अर्थ है जब आपको शब्द का उच्चारण करें, आप शब्द को प्रोनाउंस करें,
और शब्द के प्रोनाउंस करते ही एक पिक्चर ये आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, जब कोई शब्द ऐसा होता है तब वो कॉन्सेप्ट का स्वरूप ये ग्रहण कर लेता है। जैसे धन कहा जाता है, आपके कॉन्सेप्शन में जरा सोचे क्या आता है, आपके दिमाग में तुरंत नोट, इसकी इमेज उभरने लगती है। ठीक है, तो आप धन को सिर्फ करेंसी, और वो नोट कौन सा है? करेंसी नोट है, क्योंकि नोट भी कई प्रकार के हैं। नोट बैंक नोट भी है, जिसे बैंक ड्राफ्ट कहते हो, वो भी नोट है, लेकिन वो करेंसी नोट, वो सॉरी वो, ठीक है, करेंसी नोट के अलावा नोट। आपके दिमाग में जो उभरती है छवि वो कौन सी होती? करेंसी नोट की। ये ठीक है कि आप, ठीक है, जो सिक्के होते हैं उन्हें भी पैसा मानते हो, उन्हें भी धन मानते हो, लेकिन वो धन आपके दिमाग में उभरता नहीं है जब धन कहा जाता है। करेंसी नोट, ये इसका इसका ये इमेज बनती है। तो धन एक कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्शन में धन का जो कॉन्सेप्ट है वो करेंसी नोट की सूरत में है। यद्यपि जो सिक्के हैं ये भी धनी है, लेकिन वो नहीं आते हैं। इसके अलावा कानून, स्टैंप, इसे भी कैश मानता है, पैसा मानता है, धन मानता है। और स्टैंप भी कई प्रकार का होता है। एक वो स्टैंप होता है जिसपे एफिडेविट बनवाते हो, एक वो स्टैंप होता है जो कोर्ट में कोर्ट फीस अदा करने के लिए दिया जाता है, एक वो स्टैंप होता है जिसे रसीदी टिकट कहते हो, एक वो स्टैंप होता है जो कचहरी लोग जाते हैं वो देखते हैं कि जब वो एग्जम्पशन सीख करते हैं, यानी हाजिरी माफी देते हैं, तो वो टिकट जो लगाते हैं वो भी स्टैंप है। ये सारे स्टैंप के उदाहरण हैं। तो स्टैंप के बदले, ठीक है, स्टैंप दिया गया, ये भी विनिमय है, ये भी विनिमय है। धन के बदले स्टैंप दिया गया, ये भी विनिमय है। ठीक है, दोनों वस्तुएं अगर धन है, दोनों वस्तुएं अगर धन है और उनके भी स्वामित्व का अंतरण हो रहा है, तो ठीक है, विनिमय एक्सचेंज कहलाएगा। और अगर दोनों वस्तुओं से, ठीक है, दोनों वस्तुएं वस्तुएं हैं किंतु दोनों वस्तुओं से एक केवल धन नहीं है, तो भी विनिमय कहलाएगा। लेकिन दोनों वस्तुएं हैं, एक वस्तु है और दूसरी धन के रूप में वस्तु है, ठीक है, तो भी ये क्या कहलाएगा? तब ये विक्रय कहलाएगा, तब ये विनिमय नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं से एक वस्तु केवल धन है। ठीक है, तो विनिमय क्या है? दो व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का स्वामित्व, इसका अंतरण, जिनमें से दोनों वस्तुएं वस्तु है, ये दोनों वस्तुएं धन है, किंतु जिनमें से केवल एक ये धन नहीं है, क्योंकि अगर केवल एक धन है तो स्थिति क्या बनेगी? तब वो विक्रय के अंतर्गत आएगा। तो कहता है, जबकि दो व्यक्ति एक ही चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों में से कोई भी केवल धन नहीं है, ये दोनों चीजें केवल धन है, तब वह व्यवहार विनिमय कहलाता है। विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसे ऐसी संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए उपबंधित है। यानी अगर आप वस्तुओं का विनिमय करना चाहते हो तो विधिक प्रकार से विनिमय कैसे करें, क्योंकि पट्टा में उन्होंने बताया 107 पट्टा कैसे किया जाएगा, ये बताया उन्होंने 107 में। विक्रय कैसे किया जाएगा 54 में बताया। बंधक कैसे किया जाएगा 59 में बताया। संपत्ति का प्रत्येक प्रकार का अंतरण किस प्रकार होगा, तरीका बताया गया। एक्सचेंज ये भी कैसे किया जाए बताया उन्होंने, कि वैसे किया जाएगा जिससे विक्रय किया जाता। विक्रय कैसे किया जाता था? 100 रुपए से कम मूल्य की संपत्ति है, ठीक है, 100 रुपया उससे कम मूल्य की, तो परिधान द्वारा, मौखिक करार, परिधान।
आप लिखित और प्रमाणित रूप में करना चाहो तो वो ज्यादा है, करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं कर सकते आप। 100 रुपए से ऊपर मूल्य की संपत्ति है तो रजिस्ट्रीकृत करार वही यहां रहेगा। किसी उत्तर भोग का विक्रय अगर आप करना चाहते थे तो वो हमेशा रजिस्टर्ड डीड से हो रहा है, ठीक है ना। आपने 54 में पढ़ा था, ठीक वैसे ही विनिमय भी किया जाएगा, ठीक है। ये आपका अच्छा, दोनों वस्तुओं का समान मूल्य का होना जरूरी नहीं है। दोनों वस्तुओं का, जैसे हम अपना 10 रुपए का मकान आपके 2 लाख रुपए के मकान से बदल रहे हैं, तो ये विनिमय ही है। दोनों वस्तुएं एक मूल्य की हो ये कतई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है जो, ठीक है, जिसका उत्तर हम कंफर्म अभी नहीं दे पा रहे। इसका मतलब तो यह हुआ कि स्टैंप की बिक्री हमेशा बिक्री है ही नहीं, विनिमय ही है, क्योंकि हम रुपया देते हैं और वो स्टैंप देता है, दोनों चीजें कानून की नजर में धन है, ठीक है। तो विक्रय होता है या नहीं इस पर जरा हम देख लेंगे, तब बात करेंगे, ठीक है। कानून में कोई संपूर्ण नहीं हो सकता, ठीक है। हर बात का जवाब हमें अभी आ जाए जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों चीजें धन है, ठीक है। तो ये सवाल मेरे मन में उठ रहा है, लेकिन देखेंगे इसको, हमने आपके दिमाग में ला दिया। बाकी आपको पता होना चाहिए दोनों चीजें या तो धन होनी चाहिए या दोनों चीजें ऐसी वस्तुएं हो जिनमें से कोई एक केवल धन न हो, तो विनिमय किया जाएगा। और वस्तुओं का बराबर मूल्य का होना यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। 118, और विनिमय ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से विक्रय हो रहा है। 119, विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार। यदि विनिमय हमने आपने किया, ठीक है, और आप उस चीज से वंचित हो गए जो विनिमय में आपको प्राप्त हुई थी, यानी आपने तो हमें दी, वो हमें प्राप्त हो गई, और हमने जो आपको वस्तु दी उस वस्तु के बदले उससे आप वंचित हो गए। वंचित हो गए तो किसी ने वंचित किया होगा, तभी तो हुए होंगे, ठीक है। और वंचित किसी ने किया होगा तो किसी कारण से किया होगा, इस कारण से किया होगा कि उस वस्तु पर उसका अधिकार श्रेष्ठ होगा, ठीक है ना, मेरे अधिकार के तुलना में, तभी तो हुए होंगे वंचित आप। या कोई और कारण रहा होगा जिसकी वजह से आप उस वस्तु से वंचित हो गए होंगे। तो अगर वस्तु से आप वंचित हुए तो 2 प्रकार के अधिकार आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। विनिमय जिस चीज का करके आपको दिया गया है, विनिमय में जो चीज आपने प्राप्त की है उस चीज के स्वामित्व से अगर आप वंचित हो गए तो फिर आपको 2 अधिकार प्राप्त होंगे। आप चाहे तो उस हानि के लिए मुकदमा ले आए जो वस्तु के प्राप्त न होने के कारण आपको हुई है, चाहे तो उस नुकसान के लिए ये मुकदमा ले आए, और चाहे आपकी वो वस्तु जो हमने प्राप्त कर ली उस वस्तु को वापस प्राप्त करने के लिए आप मुकदमा ये ले आए। चाहे तो आप अपनी चीज वापस ले लें, और चाहे तो आपको जो नुकसान विनिमय में प्राप्त चीज से के वंचित हो जाने से हुआ है उसको हमसे प्राप्त कर ले। ये 119 में आपको हक मिलेगा। देखें डेफिनेशन क्या कह रही है। यदि विनिमय का कोई पक्षकार या ऐसे पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को विनिमय में चीज प्राप्त करनी चाहिए थी वो मर गया तो उसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार के हक में किसी त्रुटि के कारण, अन्य किसी कारण से नहीं, दूसरे पक्षकार के हक में किसी प्रकार की त्रुटि होने के कारण, यानी हमारा अधिकार ही नहीं था उस चीज पर, या हमसे श्रेष्ठ अधिकार रखने वाला व्यक्ति ये मौजूद था, हम तो खाली उत्तराधिकारी थे, वो वसीयतदार था, तो वो हमसे श्रेष्ठ अधिकार रखता था, ठीक है ना। कहता है कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार के हक में किसी त्रुटि के कारण उस चीज या उस चीज के भाग से जो विनिमय द्वारा उसने प्राप्त की है वंचित हो जाता है। ड्राफ्टिंग का वही तरीका इस्तेमाल हुआ जो टीपीए में हर जगह इस्तेमाल हुआ है कि पहले सरकमस्टांस किसमें विधि का नियम जो इस धारा में प्रतिपादित है वो लागू होगा, ठीक है ना, और फिर विधि का नियम, तो विधि में, ठीक है। ये 119 कब प्रयोज्य होगी ये पहले उन्होंने बताया कि
यदि विनिमय का कोई पक्षकार या ऐसे पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन अधिकार के द्वारा दावा करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार के हक में किसी त्रुटि के कारण उस चीज या उस चीज के भाग से जो विनिमय द्वारा उसने प्राप्त किए वंचित हो जाता है, तो जब तक कि विनिमय के निबंधनों से कोई तथ्य प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता, यानी तथ्य प्रतिकूल आशय जैसे यह है कि नहीं केवल हानि ही आप वसूलोगे, ठीक है, करार में लिखा है कि विनिमय में प्राप्त चीज जो है उसमें मेरे हक की त्रुटि के कारण अगर आप वंचित भी हो जाओ तो भी आप हमसे वो चीज वापस नहीं मांग सकते जो विनिमय में आपने हमें दी है, केवल नुकसान ही मांग सकते हो तो केवल नुकसान ही मांगोगे, ठीक है। आप ये नुकसान ही नहीं मांग सकते, केवल ये मांगोगे तो केवल वो मांगोगे। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का प्रतिकूल करार नहीं है तो ठीक है, ऐसा दूसरा पक्षकार उसके प्रति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के प्रति उस हानि के लिए जो तद द्वारा हुई है, ठीक है ना, या तो हानि के लिए तद द्वारा हुई है दायी है, अथवा इस प्रकार वंचित व्यक्ति के विकल्प पर उस अंतरित चीज को लौटाने के लिए दायी है। यदि अंतरित चीज तब तक ऐसे दूसरे पक्षकार या उसके विधिक प्रतिनिधि या उसके अप्रतिफल अंतरति के कब्जे में हो, ठीक है, ये थोड़ा लगाया गया है। चीज हमने आगे ट्रांसफर कर दी तो चीज अब कैसे मिल सकती है तुम्हें, अब तो हानि ही मिल सकती है, तो नुकसान ही मिल सकती है। हाँ चीज भी मेरे कब्जे में है तो चीज और नुकसान ही, इन दोनों में से जो चाहो प्राप्त कर लो, शर्त यह है कि अंतरण के निबंधन कुछ प्रतिकूल आशय अभिव्यक्त ये न करते हो। हाँ चीज मेरे अप्रतिफल अंतरति उसके हाथ में हो तो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन सप्रतिफल अंतरति के हाथ में है तो फिर चीज नहीं मिल सकती, केवल नुकसान है, ठीक है। ये उस व्यक्ति के अधिकार हैं जो विनिमय में प्राप्त चीज के हक से वंचित हो गया। 120 कहता अधिक पक्षकारों के अधिकार और दायित्व, तो सीधी सी बात है, जब विक्रय के उपबंध विनिमय करने के संबंध में लागू हैं तो दोनों व्यक्ति क्रेता और विक्रेता के दायित्व और कर्तव्यों के अधीन होंगे, ठीक है। यानी जो चीज उन्होंने प्राप्त की है उसके संबंध में विक्रेता के अधिकार और दायित्व इसके अधीन होंगे, और जो चीज उन्होंने दी है उसके संबंध में वो सॉरी उल्टा बोल गए, जो चीज उन्होंने दी है उसके संबंध में ऐसे माना जाएगा मानो उस चीज का विक्रय उन्होंने किया है, और विक्रय के जो विक्रेता के अधिकार और दायित्व हैं वो उन पर लागू किए जाएंगे। कहा लिखे सेक्शन 55। और जो चीज उन्होंने प्राप्त की है उसके संबंध में क्या माना जाएगा, मानो उन्होंने वो चीज खरीदी है तो उसके संबंध में वो क्रेता के अधिकार और दायित्व ये रखेंगे, ठीक है। ये भी कहा लिखे सेक्शन 55। तो ये आपका एक सेक्शन बचा है कि धन का विनिमय, चलो 1 मिनट लगेगा बता ही देता है। धन का विनिमय, अगर आपने धन का विनिमय किया है तो जो गारंटी आपने दी है, ठीक है, वारंटी शब्द का प्रयोग किया, वारंटी, ठीक है, उसके संबंध में क्या आप ये वारंटी देंगे कि धन असली है, क्योंकि धन फर्जी कूटरचित यानी करेंसी नोट फेक करेंसी भी होती है, फेक स्टैम्प भी होता है। तो प्रत्येक पक्षकार अगर केवल धन के बदले धन का विनिमय हो रहा है तो दोनों पक्षकार ये वारंटी देंगे, वारंटी कि ये धन कैसा है, असली है, वारंटी देंगे, अर्थात आगे नकली पा लिया गया तो तुम उतना ही धन और देने के दायित्व के अधीन होंगे। ये आपका विनिमय खत्म, ठीक है। अब केवल दान और केवल अनुयोज्य दावों का अंतरण बचा। ईश्वर चाहेगा तो 2 से 3 दिन टीपीए खत्म होने में लगेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या शुरू करना है, जैसा होगा शुरू करेंगे।